दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 97 पर। इसके अतिरिक्त आप मुझे हिस्ट्री बाई वाई के चौधरी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास के परिदृश्य में, जहाँ से मनुष्य का इतिहास प्रारंभ होता है, अर्थात जहाँ से मनुष्य के इतिहास की परिकल्पना प्रारंभ की जाती है। मनुष्य के उद्भव से लेकर हम उसके अलग अलग कालखंडों में जो उसका कालक्रम है मनुष्य का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। हम बेसिक जानकारी लेते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आस, अर्थात अतीत का अध्ययन या अतीत की घटनाओं का अध्ययन। दोस्तों, इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्टोरिया ये यूनानी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिज्ञासा। अर्थात जानना। इतिहास का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया वो क्या, डेनमार्क महोदय ने इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा, जिसे हम प्राक इतिहास, अद्य इतिहास और इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो हम बात करते हैं प्राक इतिहास के बारे में। डेनमार्क महोदय इन्होंने इतिहास को 3 मुख्यतः भागों में बांटा। पहला था प्राक इतिहास, दूसरा था आदि इतिहास, तीसरा जो इसका भाग था वो था इतिहास, जिसे हम वर्तमान इतिहास की तुलना भी कर सकते हैं। इतिहास दोस्तों, समझना बात को, प्राक इतिहास था उस समय का जो मानव था वो आदि मानव था। उसके पास न कोई भाषा थी, न कोई ज्ञान था, न कोई लिपि थी। अर्थात जो प्राचीन मनुष्य था वो भाषा से अपरिचित था, ज्ञान से अपरिचित था। तो हम बात करेंगे प्राक इतिहास के बारे में। इस समय का जो मानव था लिपि का ज्ञान नहीं था। साक्ष्य नहीं थे। आदि इतिहास के समय मनुष्य को ज्ञान तो था, लेकिन वो जो उसकी लिपि है वो, अर्थात जो मनुष्य की लिपि थी वो समझ में नहीं आई। उसकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसको वो भाव द्वारा प्रकट करता था। लिपि थी, साक्ष्य भी थे, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। और ऐसी जो लिपि थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता इस समय की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात जिसे हम सर्पिलाकार लिपि भी बोल सकते हैं। ये दाएं से प्रारंभ होती थी, बाएं किनारे पे, फिर बाएं से दाएं किनारे पर। ये थी सिंधु सभ्यता की लिपि, जिसे पढ़ा नहीं गया। हम बात करते हैं आगे इतिहास के बारे में। इस समय मनुष्य के पास साक्ष्य भी थे, ज्ञान भी था और लिपि को पढ़ा भी गया। और दोस्तों, ये जो समय था इतिहास का, ये था वैदिक सभ्यता से, अर्थात वैदिक काल से लेके 1968 का समय। वैदिक सभ्यता से 1968 तक। समझना बात को, डेनमार्क महोदय ने सर्वप्रथम इतिहास का जो वर्गीकरण किया वो मुख्यतः 3 भागों में किया। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, 3 क्रमों में किया। जो प्राक इतिहास था दोस्तों, इसको समझना, इस समय मनुष्य के पास कोई लिपि नहीं थी, न कोई भाषा था, मनुष्य के पास कोई ज्ञान नहीं था, अर्थात वो आदि मानव कहलाता था। इसके पश्चात जो आदि ऐतिहासिक काल है
इस समय मनुष्य के पास लिपि भी थी, साक्ष्य भी थे, लेकिन उन लिपि और साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया था। तो वो लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी बोल सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के जो साक्ष्य थे, इस समय जो ज्ञान भी था उनको पढ़ा भी गया। और ये जो समय था वो था वैदिक सभ्यता से 1968 तक का समय है। हम बात करेंगे आगे इतिहास के बारे में। इसके अतिरिक्त पी.एफ. सुब्ब महोदय ने इन महोदय ने इतिहास का वर्गीकरण किया। वो क्या 3 भागों में, पाषाण काल, ताम्रकाल और तीसरा था वो था लोहा काल। पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य पत्थरों के द्वारा बनाए गए औजारों को प्रयुक्त किया करता था, अर्थात पत्थर से जो औजार बनाता था उनको ही वो जंगलों में आखेट के रूप में काम में लेता था। इसके अलावा जो ताम्र काल है, इस समय तांबे के औजार प्रयुक्त थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र काल के अंतर्गत आती है। इस समय मनुष्य तांबे के औजारों का प्रयोग करता था। लोहा काल, लोहा काल के अंतर्गत लोहे से बनाए हुए जो औजार थे वो लोहे के थे। इसके अतिरिक्त पाषाण काल में हम बात करते हैं तो इतिहास का जो वर्ग पी.एफ. सुब्ब महोदय का जो वर्गीकरण है वो पाषाण काल, इस समय पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजार। ताम्र काल के अंतर्गत तांबे के औजार मनुष्य द्वारा काम में लिए जाते थे। और ताम्र काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की मानी जाती है, कि जो सिंधु सभ्यता थी वो ताम्र युगीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसके पश्चात लोहा काल में लोहे के औजार प्रयुक्त होते थे, लोहे के औजार। हम बात करते हैं इतिहास के परिदृश्य में कि पी.एफ. सुब्ब महोदय के जो पाषाण काल का वर्गीकरण था उसको 1 जुलाई 1951 को 1 जुलाई 1951 का पाषाण काल का वर्गीकरण 3 मुख्यतः भागों में किया गया, जिसे हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत जानते हैं। तो हम बात करते हैं पाषाण काल के वर्गीकरण की। पाषाण काल का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पाषाण काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। वो था पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस समय पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य जंगलों में निवास करता था। उसकी स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। आखेट उसने प्रारंभ किया था, आग का उसने सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया था। मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था वो नदी तट के निवास करने लगा था, अर्थात नदियों के किनारे वो निवासित करने लगा था। और नव पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने स्थायी जीवन की प्रवृत्ति को अपनाया था। तो हम बात करते हैं पहले पूरा पाषाण काल की। इस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। जंगलों में निवास, और मनुष्य का जो प्रथम स्थल है खोजा गया वो था पल्लवरम, मद्रास। और इसकी खोज की गई रॉबर्ट ब्रूस बुक द्वारा 1800
63 में। यह मनुष्य का प्रथम ज्ञात स्थल था पल्लवरम मद्रास के अंतर्गत, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस द्वारा 1863 में की गई थी। तो हम बात करते हैं पुरापाषाण कालीन मनुष्य की। ये मनुष्य था वो जंगलों में निवास करता था, और इस मनुष्य की जो प्रवृत्ति थी वो थी आखेट। ये मनुष्य आखेट करता था, अर्थात इस समय आखेट का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार। लेकिन इस समय आग के बारे में प्रमाण नहीं मिले थे, आग का आविष्कार ही माना जाता है इस समय को। हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था वो नदियों के किनारे निवास करता था, नदी तट किनारे निवास। मध्य पाषाण कालीन मनुष्य नदियों के किनारे निवास करता था। उस समय आग का प्रमाण मिला। आखेट का प्रमाण मिला। और भारत में मध्य पाषाण कालीन जो स्थल मिले वो मिले पंचमढ़ी, आदमगढ़ एमपी में, सरायनगर ये मिला यूपी में। इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन स्थल अपने राजस्थान के बागोर सभ्यता से भी मिलता है, जो भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर, भीलवाड़ा। बात करते हैं नवपाषाण काल की। इस समय मनुष्य है वो आधुनिक जीवन जीने लगा था, अर्थात उसने स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया, कृषि करने लगा। कृषि के अतिरिक्त उसने अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना शुरू किया। नवपाषाणकालीन जो मनुष्य था उसने सर्वप्रथम स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति, कृषि का प्रारंभ किया। लकड़ी के पहिए का आविष्कार किया। और इस समय के मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाए। पालतू पशु, कुत्ता, पालतू पशु रखना प्रारंभ किया। तो हमने बात की इतिहास के 3 कालक्रमों की, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में मनुष्य की अलग अलग जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में हमने संक्षेप में देखा। आगे देखते हैं मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन स्तरों के अलावा इतिहास के 3 कालक्रमों के अलावा हम बात करते हैं पुरापाषाण कालीन या उस समय की जो प्रागैतिहासिक समय की जो उत्खनन संस्थाएं थी, मनुष्य के स्थलों के बारे में, उत्खनन के बारे में जो संस्थाएं हमें जानकारी देती है, उन 4 संस्थाओं की हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं पुरा स्थलों की उत्खनन संबंधित संस्थाओं। पुरा स्थलों से संबंधित उत्खनन संस्थाएं। मनुष्य के बारे में जो प्रमाण मिले उनसे संबंधित जो उत्खनन संस्थाएं थी, उनमें जो पहली संस्था थी वो थी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये जो संस्था थी
इसका जो गठन किया गया वो किया गया 15 जनवरी 1784 को। इसके जो गठनकर्ता थे वो थे विलियम जोन्स। इसका जो गठन किया गया वो स्थान था कलकत्ता। और जो इसका उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक अध्ययन, मनुष्य के बारे में जो विभिन्न संस्कृतियां मिली थी उनका अध्ययन करना। दूसरी हम संस्था की बात करते हैं तो ये दूसरी जो संस्था थी वो थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1851 इसकी जो स्थापना हुई थी 1851 में। और जो इसका गठन किया गया वो किया गया रॉबर्ट ब्रूसवुड द्वारा। स्थान था वो था कलकत्ता। इसका जो उद्देश्य था वो था नर कंकालों का अध्ययन। मनुष्य के बारे में जो नर कंकाल मिले थे उनका विस्तृत अध्ययन करना। तीसरी जो संस्था थी वो थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसकी जो स्थापना हुई वो 1861 में हुई थी। इसकी जो स्थापना की वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसे पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। इसका जो गठन किया वो क्या कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। स्थान था वो था कलकत्ता, लेकिन ये वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। इसका जो उद्देश्य था वो भी सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में था। हमने 3 संस्थाओं की बात की। इसके अतिरिक्त जो चौथी संस्था थी वो थी भारतीय पुरातत्व विभाग 1905। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1905 में। इसकी स्थापना की या इसका जो गठन किया वो किया लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य था वो था पूरा स्थलों की देखरेख। इसके अतिरिक्त तो इसका स्थान था वो था कलकत्ता, लेकिन ये वर्तमान में दिल्ली में स्थित। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जो संग्रहालय हैं, अभिलेखागार है, वो जो भौतिकाना है उनके बारे में। संग्रहालय जहां प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करके उनको व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है उन्हें संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय। अभिलेखागार प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित विधि
पोथिकाना पुस्तकों संबंधित। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो भी है कलकत्ता में। और जो भारत का पोथिकाना है वो है आगरा में। तो हमने बात की भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कलकत्ता में स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो भी कलकत्ता में। और भारत का जो पोथिकाना है राष्ट्रीय वो है आगरा में। यही हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा। राजस्थान राज्य का जो संग्रहालय है वो है अजमेर। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो है दोस्तों बीकानेर में। और राजस्थान का जो पोथिकाना है वो है जयपुर। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक स्थलों की। ये जो प्रागैतिहासिक समय के जो उपकरण थे उनमें थे कुछ जो उपकरण है पेबुल, चापर, हैंडेक्स। दोस्तों ये जो हैंडेक्स है वो मनुष्य द्वारा हाथ से बनाया गया प्रथम औजार, जिसको हम बोल सकते हैं मनुष्य द्वारा हस्तक्रिया से बनाया गया प्रथम औजार। हम कुछ स्थल देखते हैं प्रागैतिहासिक स्थल। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर, भीलवाड़ा, इंद्रगढ़, यह है कोटा में। विराटनगर और बेराट है, यह है जयपुर में। इसके अतिरिक्त एक है दर, यह है भरतपुर में। यह राजस्थान में प्रागैतिहासिक स्थल है। और जो प्रागैतिहासिक काल का जो वर्गीकरण किया वो उपकरणों की बनावट के आधार पर किया गया था। प्रागैतिहासिक स्थलों का वर्गीकरण है। प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण है। उपकरणों के आधार या उपकरणों की बनावट के आधार। उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का जो वर्गीकरण है वो किया गया था। तो हमने बात की प्राचीन इतिहास के मनुष्य के प्राचीन काल कर्मों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो है वो अपना होगा वैदिक सभ्यता।